आज हम बात का आगाज करेंगे कराची में मसरूम बेस पर होने वाले हमले के मुतालिक। इंटेलिजेंस जराए ने मसरूर एयर बेस पर हमले को नाकाम करना और ये सोचने की बात है कि क्या एक दहशतगर्द तंजीम उसके पास इतनी कुव्वत और ताकत कहाँ से आई। सोचने की बात है कि टीटीपी के पास इतने जराए कहाँ से आए। हफ्ते के रोज एक और दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया जो कि पाकिस्तान में तो नहीं था, लेकिन उसने एक मरतबा फिर पाकिस्तान में खतरे की घंटी। ईरान के अंदर पाकिस्तानी मजदूरों को निशाना बनाया गया, वो भी एक बलोच नेशनलिस्ट तंजीम की तरफ से। ये एक खतरे की बात है। ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए पहले भी कई मौके पर इस्तेमाल हो चुकी है और अब भी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के ब्लॉग में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात का आगाज करेंगे कराची में मसरूम बेस पर होने वाले हमले के मुतालिक, जिसको इंटेलिजेंस इदारों ने कबल अज़ वक्त ही नाकाम बना दिया। जुम्मे की रोज अखबारों में और ज़राए इब्लाग पर यह खबर नशर की गई कि इंटेलिजेंस ज़राए ने मसरूर एयरबेस पर हमले को नाकाम बना दिया। उस सिलसिले में 9 अफराद जिनका ताल्लुक टीटीपी से बताया जाता है, उनकी गिरफ्तारी की गई और उन्हें मसरूर बेस के नजदीकी इलाके जहाँ उन्होंने रिहाइश ले रखी थी और बेस की रेकी करते हुए उनको गिरफ्तार भी। ये तमाम अफराद गुज़श्ता माह अफगानिस्तान से पाकिस्तान ये तरबियत याफ्ता दहशतगर्द थे। इनके पास से बहुत भारी मिकदार में असलहा और मसरूर एयरबेस के मुख्तलिफ नक्शे और इनकी जो हमले की प्लानिंग थी वो भी जो है इंटेलिजेंस एजेंसियों के हाथ लगी है। इन सब ने इस बात का इकरार किया है कि वो इस बात से वाकिफ थे कि वो इस हमले के दौरान जिंदा नहीं बच पाएंगे, लेकिन उनका ये भी कहना था दहशतगर्द अफराद का कि उनका मकसद जो था वो ज्यादा से ज्यादा मसूल एयरबेस के अंदर जानी नुकसान पहुंचाना और वहां पर मौजूद तैयारों को तबाह। अगरचे ये हमला एजेंसियों ने जो है कबल वक्त ही नाकाम बना दिया और इसके ऊपर जो है उनको शाबाश देनी चाहिए, लेकिन इससे कबल 2011 में कराची में ही नेवल एयरबेस पर हमला और 2014 में कराची एयरपोर्ट पर और कराची डॉकयार्ड में जो हमले किए गए दहशतगर्द हमले वो भी टीटीपी ने किए थे और वो बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल के नहायत बड़े हमले करते हैं। आज भी उनका जो है एक जब भी हम पिछले वक्त को देखते हैं तो ये धमाके जो है जो दहशतगर्द हमले उन दिनों में किए गए, ये हमारी नाकामी को और टीटीपी की जो है मजबूती को जाहिर करते हैं। देखिए ये जो इस तरह के दहशतगर्द हमले किए जाते हैं नहायत स्ट्रेटेजिक के होते हैं। अब आप क्या सोच सकते हैं क्या और मैं कभी बगैर किसी ऑर्गेनाइजेशन के मसरूर के बेस के अंदर क्या हम जा सकते हैं? अगर हमें ऑथराइजेशन मिल भी जाए तो हमारे लिए जगह मुतय्यन की जाती है, जिस जगह हमने जाना होता है वहाँ से 1 इंच भी नहीं हट सकते। अंदर तस्वीरें लेने की ममानियत होती है, आपके साथ सिक्योरिटी एहलकार होते हैं, आप इधर-उधर मुख्तलिफ जगहों पर नहीं भटक सकते। आप अपने काम से आगे जाते भी हैं तो काम से ही करके कंप्लीट वापस आ जाते हैं। और ये सोचने की बात है कि क्या एक दहशतगर्द तंजीम उसके पास इतनी कुव्वत और ताकत कहाँ से आई कि वो एक एयर बेस को या किसी और स्ट्रेटेजिक ठिकाने को जो कि फौजी कैंप है बेसेस हैं और जैसे बनो कैंट का हमला था, इस तरह की जगहों पर न सिर्फ ये टारगेट करते हैं बल्कि उसके नक्शे भी प्रॉपर तरीके पर बनाए जाते हैं। इनके पास ट्रेन्ड अफराद होते हैं जो इस हमले में शामिल होते हैं, उनको उससे रिलेटेड तरबियत दी जाती है जो कि बाकायदा फौजी गोरिल्ला तरबियत होती है। उनके पास असलहा होता है और वो फौजियों से लड़ने के लिए तैयार होकर आते हैं। बेशक उन्हें मालूम होता है कि वो जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे, लेकिन उसके बावजूद इन हमलों का हो जाना एक देखा जाए तो एक दहशतगर्द तंजीम के लिए कामयाबी की ज़मानत होता है। उनका मकसद जो खौफ तारी करना होता है, जो कि दुनिया के सामने उन्होंने पेश करना होता है कि हमने दुनिया की सबसे मजबूत फौज आज कहा जा रहा है जो है वीलॉग जो है या कोई एक वीडियो जो है वो सब बहुत वायरल हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि दुनिया की नंबर 1 आर्मी जो है वो पाकिस्तान आर्मी है। और अगर इस लिहाज से देखा जाए नंबर 1 पे अगर ना भी हो तो पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी में से एक है। और अगर पाकिस्तान आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को या हमारी किसी भी स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन को दहशतगर्द तंजीमें हिट करती हैं, टारगेट करती हैं, तो डेफिनेटली इस इंटेलिजेंस की नाकामी का सबब किया जाता है। लाज़मी नहीं है कि इसमें जान नुकसान ही हो, लेकिन इन लोगों का यहाँ तक पहुँच जाना भी एक बहुत बड़ी खतरे की बात है। सोचने की बात है कि टीटीपी के पास इतने ज़राए कहाँ से आए। दहशतगर्दों को न सिर्फ ये कि असली के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग भी चंद दिनों या चंद घंटों की नहीं होती, इसमें हफ्तों और महीनों का टाइम लगता है। फिर उसके बाद बाहर से देख करके एक बेस कहाँ पर वाक़ है मसरूर एयरबेस को ही ले लेते हैं। सिर्फ बाहर से देखकर उसकी रेकी करके ये अंदाज़ा करना कि अंदर कहाँ पर हमला किया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान हो सके या तैयारी तबाह हो सके, ये बड़ा मुश्किल काम है।
اور باقاعدہ ان کے پاس نقشے برآمد ہوئے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک عام دہشت گرد تنظیم کا کام نہیں ہے۔ ان کو یقیناً، جیسا ہم سب کو معلوم ہے، ان کو راکٹ سپورٹ حاصل ہے، بغیر کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی سپورٹ کے کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے لیے اتنے جامع قسم کے نقشے بنانا اور حملے کی پلاننگ کرنا ممکن نہیں۔ اس معاملے میں راہ کے بارے میں ہمارا باقاعدہ شواہد موجود ہے کہ نہ صرف ان دہشت گردوں کی ٹریننگ کرتی ہے بلکہ ان کو حملے کی پلاننگ بھی دی جاتی ہے، کیونکہ ان دہشت گردوں کو تو معلوم نہیں ہوتا کہ کب، کہاں اور کیسے کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے پیسہ بھی درکار ہوتا ہے، اس کے لیے تربیت بھی درکار ہوتی ہے، جدید ترین اسلحہ بھی درکار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ جتنے دن کوئی نہ کوئی کالی بھیڑ جو ہے اندر سے جو ہے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ یا ان کی جو دشمن ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ملوث ہوتا ہے، جب ہی ان تک یہ اہم معلومات پہنچتی ہیں تو ہمیں اپنے اندر کی سطحوں پر بھی دھیان رکھنا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے اور ان کو ختم کیا جا سکے۔ ہفتے کے روز ایک اور دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا جو کہ پاکستان میں تو نہیں تھا، لیکن اس نے ایک مرتبہ پھر پاکستان میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ایرانی بلوچستان، جس کو وہاں پر سیستان کہا جاتا ہے، وہاں کے علاقے مہرستان میں 8 پاکستانی مزدوروں کو قتل کیا گیا۔ ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور ان کو دیوار کی طرف منہ کر کے ان کی کمر پر جو ہے گولیاں برسا کر کیا گیا۔ ان سب پاکستانی مزدوروں کا تعلق بہاولپور سے تھا۔ سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مستقل یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 پنجابی مزدوروں کو قتل کیا گیا۔ تو یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ پنجاب کو میں پاکستان کا واحد علاقہ تو نہیں کہتی، لیکن پنجاب کے بارے میں فخریہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ پنجاب کے کسی بھی کونے میں جا کر لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں تو وہاں پہ پہلا جو جواب ملتا ہے وہ ملتا ہے میں مسلمان ہوں اور میں پاکستانی ہوں۔ جبکہ دیگر کئی جگہیں ایسی بھی ہیں پاکستانی میں جہاں آپ جا کر لوگوں سے پوچھیں تو وہ پہلے اپنی قومیت بتاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی شہریت بتاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک دوسری بات تھی، لیکن ایران کے علاقے میں 8 پاکستانی جو ہیں افراد ان کو قتل کرنا، اس کی ذمہ داری ایک غیر معروف قسم کی جو ہے تنظیم نے قبول کی ہے جو BNA کہلاتی ہے، بلوچستان نیشنلسٹ پارٹی، یعنی کہ وہ بھی اسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کہ بلوچستان کی علیحدگی کے ایجنڈے کے اوپر، اور انہوں نے بھی ان لوگوں کو نشانہ بنایا ایران میں جو کہ پنجابی نسل تھے، پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، وہ پاکستانی شہری جو ہے ان کا نشانہ بنے۔ ان 8 افراد میں سے 4 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا اور یہ سب لوگ وہاں پر ایک موٹر ورک شاپ میں کام کرتے تھے جو کہ ایک پاکستانی میکینک نے بنا رکھی تھی، اور اس میں سب لوگ کام کرتے تھے، اور یہ سب لوگ پاکستان سے روزگار کی تنگی کے باعث اس لیے سیستان گئے تھے، مہرستان میں انہوں نے کام شروع کیا تھا کہ انہیں یہ علم تھا کہ وہاں پر موٹر وہیکلس کو اچھی جو ہے وہ انکم ملتی ہے، ان کو کمانے کا ایک اچھا ذریعہ ملتا ہے، تو وہ اپنے بچوں کے روزگار کے لیے وہ پاکستان سے ایران جا کے مزدوری کر رہے تھے، اور ان کا کسی سیاسی جماعت سے کسی قسم کی تحریک سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک عام پاکستانی شہری غیر ملک میں مزدوری کر کے جس کا تعلق ہمارا تھا، اور اس وقت ایسے حالات میں جب ایک طرف پاکستان میں KP اور بلوچستان میں نہایت شدت کے ساتھ جو ہے دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، پنجاب میں اور سندھ میں بڑی بڑی کارروائیوں کو ہونے سے روکا گیا ہے، بچایا گیا خود کو، اور ایک طرف جو ہے ہماری فوج بدر کے نام سے آپریشن کر رہی ہے دہشت گردی کے خلاف، افغان مہاجرین کو واپس بھیج رہے ہیں، ہم پر ہر طرف سے پریشر ہے، اندرونی بھی اور بیرونی بھی۔ اس صورتحال میں ایران کے اندر پاکستانی مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا، وہ بھی ایک بلوچ نیشنلسٹ تنظیم کی طرف سے، یہ ایک خطرے کی بات ہے، اور ایران سے بھی اب اس موضوع کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے، لیکن میرے خیال میں اب یہ بہت بہترین وقت آ گیا ہے کہ ایسی صورتحال میں ہم ایران کے ساتھ کھل کر جو ہے دہشت گردی سے متعلق جو ہے بات چیت کریں، کیونکہ ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے پہلے بھی کئی مواقع پر استعمال ہو چکی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے۔ BLA ہو یا دیگر تنظیمیں ہو، TTP ہو، موسٹلی بھاگ کر جب یہ یہاں پر دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں تو یہ پہلے افغانستان اور پھر ایران میں پناہ لیتے ہیں، سرحد کے قریب جو ایران کے علاقے ہیں ان میں یہ پناہ لیتے ہیں، اور ایک دفعہ اس طرح بھی ہوا ہے، پتہ چلا ہے کہ یہ وہیں سے حملہ کرنے بھی آتے ہیں، تو افغانستان کی سرزمین تو کھلا کھلا پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے پاکستانی حکومت اور فوج نے ایکشن بھی لیے ہیں، بات چیت بھی جاری ہے، لیکن ایران کے ساتھ بھی اب کھل کر ہمیں بات چیت کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ انٹیلیجنس کے لیول پر، حکومت کے لیول پر جو ہے رابطے بڑھانے چاہیے، اس موضوع کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایران کے ساتھ ایک اسے کہیں مفاہمت آمیز رویہ اختیار کیے رکھا، بڑے اگر واقعات ہو بھی گئے تو ان کو سفارتی سطح پر اندرونی طور پہ یقیناً اس پر بات چیت ہوئی ہوگی، لیکن میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے کبھی اس طرح شو نہیں کیا گیا سرکار کی طرف سے کہ اس موضوع کے اوپر کوئی آپس میں تلخی ہوئی ہے، اس موضوع کے اوپر کوئی بات چیت ہوئی، لیکن اب آئی تھنک
ये बहुत बेहतरीन वक्त है खुलकर इसके ऊपर, चूंकि मीडिया में भी बात हो रही है। नो डाउट पाकिस्तानी जो है वो ईरान से बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी की तादाद बसती है, बल्कि उसके अलावा भी मुल्क के तमाम पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानी शहरी ईरान के साथ इस्लामी बरादर मुल्क होने की हैसियत में एक जो है मोहब्बत आमीज रवैया रखते हैं। ईरान के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात रहे हैं और हमारे नाम भी रखना चाहते हैं, लेकिन चूंकि ईरान बहुत सारी जगहों पर मुख्तलिफ प्रॉक्सी वॉर्स में जो है वो मसरूफ है, और इस तरफ भी उनको तवज्जो देनी चाहिए कि उनकी सरजमीन जो है वो उनके पड़ोसी मुल्क बदर मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इसके असरात न सिर्फ पाकिस्तान और ईरान के बाहमी ताल्लुकात पर पड़ते हैं, बल्कि इससे भारत को और अमेरिका को बहुत सारे फवायद हासिल होते हैं। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके, और ईरान को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो बलोच नेशनलिस्ट तंजीमें हैं जो इस वक्त पाकिस्तानी बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चला रही है, उनके मुताबिक बलूचिस्तान का काफी हिस्सा जो है वो ईरान में भी पाया जाता है। और जिस वक्त ये तंजीमें, इनमें से कुछ ने इस बात का ऐलान किया है, अगर आप थोड़ा सा पहले की तारीख उठाकर देखें तो कहीं बलोच नेशनलिस्ट तंजीमों की जानिब से ये बात कही गई है कि बलूचिस्तान जो है वो ईरान में मौजूद है, मुकम्मल बलूचिस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं, लेकिन तमाम उन्होंने अभी तक ईरानी सीस्तान या बलूचिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं की। उनका टारगेट जो है पाकिस्तान है, क्योंकि बेसिकली उनका मकसद पाकिस्तान को टारगेट करना है, सी पैक को रोकना है, पाकिस्तान के लिए मिसाइल खड़े करने हैं। तो जब तक वो पाकिस्तान को टारगेट किए हैं, ईरान खामोश है, लेकिन किसी भी दिन जो है हालात पलटा खा सकते हैं और ईरान जो है ये तंजीमें उसके लिए खुद एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकती है। तो बेहतर है कि इस काम को इससे पहले कोई मजीद सर उठाए, ईरान के लिए भी बेहतर है कि इसको कुचल दिया जाए, और इस सिलसिले में पाकिस्तान की जो है इंटेलिजेंस एजेंसियों का, गवर्नमेंट का साथ दिया जाए, और इन लोगों की यहाँ न सिर्फ पनाहगाहें खत्म की जाए, बल्कि कुछ गैर मुसद्दिका इत्तलाआत के मुताबिक इन लोगों को ईरान में ट्रेनिंग कैंप्स भी रहे हैं या मौजूद हैं या थे। इस बारे में मेरे पास कोई हकीकत नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें जो मीडिया में शेयर होती रही हैं, और अगर इन बातों को सामने रखा जाए तो ये एक बहुत नुकसानदेह बात है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए, बल्कि पूरे खित्ते में अमन और अमान की तबाही के लिए। ये बहुत खतरनाक मामला है, उसको जितना जल्द अज जल्द जो है दोनों ममालिक सुलझा लें, बेहतर होगा। वरना जिस तरह अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने अपना रवैया तब्दील कर लिया है, तो हम नहीं चाहेंगे और ईरान भी नहीं चाहेगा कि हमारे पाकिस्तान और ईरान के बीच जो है इस तरह के कुछ मामला पेश आए। अब आते हैं थोड़ा सा फलस्तीन के साथ एक जहरी मौजू पर। रोज ढाका में गजा फलस्तीन के साथ सारे जहदी के लिए मिलियन मार्च किया गया, लाखों लोग सड़कों पर आए, उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, और बांग्लादेशी अवाम ने गजा और फलस्तीन के अवाम के साथ अपनी मोहब्बत का, अपने भाईचारे का भरपूर मुजाहरा किया है। इतवार के दिन कराची में जमात इस्लामी ने मिलियन मार्च की कॉल दी थी, और उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इसराइल के खिलाफ अपने गम गुस्से और नफरत का इजहार भी किया। दूसरी जानिब हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में उन तमाम कंपनीज के बाइकआउट की मुहिम जो है अरूज पर है, जो इस वक्त कहा जाता है कि यहूदियों की मलकियत में जो कंपनियां हैं, जिनमें बहुत सारे जो है फूड की जो है फूड चेन्स है, बहुत सारे कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं, बहुत सारी और दीगर अशिया शामिल है, उन सब के बाइकआउट की मुहिम जो है पाकिस्तान में जारी है, और दीगर इस्लामी ममालिक में भी ये जारी है। ये एक खुशाइन बात है। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान के तमाम उलमा ने मुत्तहद होकर इसराइल के खिलाफ जो है जिहाद को फर्ज करार दिया है, तो जहाँ तक इसराइल के खिलाफ जिहाद की बात है, तो मैं समझती हूँ बहुत सब लोगों का अपना अपना एक नजरिया होता है। उलमा की जो राय को मैं बिल्कुल जो है उसकी मैं कहे कि उससे मैं इनकार नहीं कर रही, वो बिल्कुल दुरुस्त राय पर कायम है, शरई तौर पर यही हुक्म है, लेकिन हमें थोड़ी सी जो हमारी मजबूरियां हैं हमें वो भी देखने की जरूरत है। अब ये हमारी हुकूमतों का फैसला है, सिर्फ पाकिस्तान ही का नहीं, दीगर इस्लाम वाली की हुकूमतों का भी फैसला है कि वो फौजी जिहाद के लिए क्या राह जो है वो निकालते हैं। इसका फैसला हम हुकूमत पर छोड़ते हैं। और मीनवाइल आप देखें तो मिस्र के जो मुफ्ती आजम हैं, उन्होंने इस तरह के तमाम फतावा को जो है कहा है कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हम वो पुराना जिहाद के सुना करते थे या ऐलान होता था, तो जो भी जहाँ भी होता था वो अपने मालो सवाब के साथ जिहाद पर जाने वाली ग्रुपों में शामिल हो जाता था। उस जमाने में जबकि मुल्कों की सरहदें इतनी ज्यादा सख्त नहीं थी, लोग आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, और अब तो आपको पता है कि किसी वीजा के बगैर, कागजात के कानूनी तरीकेकार से गुजरे बगैर जो है आप एक मुल्क से सरहद क्रॉस करके दूसरे मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते। तो इस तरह के कुछ फतावा शायद कुछ लोगों के लिए, नौजवानों के लिए जो है वो
कुछ मामलात की खराबी का सबब भी बन सकते हैं। ताहम जिहाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ गोली चलाने या तलवार चलाने का नाम नहीं है। जिहाद जो है वो ये भी है कि इस वक्त हमने जो बाइकआउट की एक मुहिम चला रखी है, हम उसके ऊपर जरा सख्ती दिखाएं। अगर हम वाकई में समझते हैं कि ये पैसा जो हमारी जेबों से निकाल कर मुख्तलिफ मसनूआत के नाम पर हमारे ही मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर जो है उनके कत्ल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी तबाही बर्बादी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बराए मेहरबानी इस तरह की चीजों से खुद को रोकिए। आपने देखा होगा पहले केएफसी के ऊपर जो है मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए गए। आज सुबह से एक वीडियो जो है वो पिंडी बॉयज की गर्दिश कर रही है कि जिस तरह उन्होंने जाकर सदर में एक केएफसी के आउटलेट के ऊपर जो है उन्होंने हमला किया, लोगों को गाली गलौज की और जो है अमले को मारपीट करने की कोशिश की, इसको बंद कराया। तो ये गैर कानूनी तरीका है। आप बाहर खड़े होकर एहतजाज करें, लोगों को तरगीब दिलाएं कि बराए मेहरबानी आप इसको खाए बगैर भी जिंदा रह सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर आपने चंद दिन या हमेशा के लिए भी अगर आपने केएफसी के बर्गर ना खाए, अगर आपने आईफोन ना खरीदे, आपने ऐसी और कोई चीज इस्तेमाल ना की जिसका पैसा जो है यहूदियों और अमरीकियों को बराह रास्त जाता है, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एजुकेट करने की जरूरत है लोगों को, बजाय इसके कि आप मार्केट से काम लें, उन्हें धमकाएं, दहशतगर्दी फैलाएं या गुंडागर्दी। तो इस तरह के वाक़यात को मैं ये समझती हूँ कि ये अपने ही लोगों के ऊपर गुंडागर्दी है। आखिर केएफसी में जो लोग काम कर रहे हैं बेचारे, वो भी तो पाकिस्तानी है, वो भी तो वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। किसी अच्छे तरीके के साथ लोगों को समझाया जाए कि आप जो है ये या तो अपनी फ्रेंचाइज के नाम बदल दें, एक और जो है कारोबार शुरू करें। आपका चलता-चलता कारोबार है, उसको जस्ट केएफसी से या दीगर जिस तरह के मैकडॉनल्ड या दीगर ब्रांड है, उससे हटा के आप उसके नाम तब्दील कर लें और ताकि आपका कारोबार भी चलता रहे और लोगों का रिज़्क रोज़गार भी जो उनसे वाबस्ता है वो चलता रहे। बजाय इसके कि आप गुंडागर्दी दिखाएँ, मारपीट करें और कानून के लिए मसाइल जो है मज़ीद पैदा करें। और आखिर में जनाब एक बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट, एक छोटी-सी दरख्वास्त पीपल्स पार्टी से और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से जो कि इस वक्त साहिब फिराश हैं, अल्लाह ताला उन्हें उम्र खिज़र अता फरमाए और उन्हें सेहत तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखें, उस मुल्क की खिदमत का उनको एक बार फिर मौका दे। लेकिन बराए मेहरबानी इस सूरत हालात में अगर वो सदारत का ओहदा छोड़ दें तो उनकी पाकिस्तान के ऊपर बहुत मेहरबानी होगी। देखिए, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में खुद को जमहूरियत की बानी कहती है, पार्लिमानी रवायात की बिनार डालने वाली पार्टी खुद को करार देते हैं। तो ये भी पार्लिमानी रवायात ही है कि जब आप इस काबिल नहीं रहे कि आप किसी मुल्क के एक ओहदे के ऊपर रह सकें, कायम रह सकें, आपकी सेहत इस बात की इजाजत नहीं देती, तो उसको छोड़ देने में कोई हर्ज नहीं है। इससे पीपल्स पार्टी का कद मजीद ऊंचा होगा सियासी तौर पर और जो है पार्टियों के लोगों के लिए और अहदेदारों के लिए भी एक अच्छी मिसाल कायम की। बाहर तो इस तरह होता है कि जब कोई शख्स ये समझता है कि वो फिजिकली या मेंटली तौर पर इस काबिल नहीं है, तो कबर इसके लोग सब उस ओहदे से हटाएं, वो खुद रिजाइन कर देते हैं। लोगों के ऊपर सिर्फ बदनवानी के इल्जामात लगते हैं, तो बड़े-बड़े सरबराह ममलिकत, वज़रा और दीगर जो आला अहदेदार होते हैं, वो फौरी तौर पर रिजाइन कर देते हैं। मुजरिम साबित होने का इंतजार नहीं करते कि रातों में घसीटा है, उन्हें मुजरिम साबित किया जाए। यही पार्लिमानी रिवायात है और अगर पाकिस्तान में भी हम सब ये काम शुरू कर दें, तो फिर जमहूरियत को डीरेल नहीं किया जा सकता। जब तक हम इक़्तिदार से चिमटे रहने की आदत अपनाए रखेंगे, तो इस मुल्क में कभी जमहूरियत ताकतवर नहीं हो पाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह